चलिए बेटा, हम बात करते हैं द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, एक्ट नंबर 9, एक्ट नंबर 9। छोटा सा एक्ट है पर स्कोरिंग है। ये में अच्छे मार्क्स, प्री में भी अच्छे मार्क्स दिलाता है, मेन में भी अच्छे मार्क्स दिलाता है। जितने छोटे छोटे एक्ट है ना, उनको टारगेट करके रटो, आपका प्री वही निकालेगा। और छोटे टारगेट है, इनका मेन भी वही निकलेगा, क्योंकि रटाफिकेशन हो जाएगा, आपका पूरे में से पूरे नंबर है। क्योंकि मेजर एक्ट तो घुमा के आता ही आता है, तो माइनर में घुमाने जैसा कुछ होता नहीं है। टोटल चैप्टर 8 हैं, टोटल सेक्शन 74 हैं, एक शेड्यूल है, सिग्नेचर डेट 8 अप्रैल है। अब देखो इसकी क्वालिटी है, इसके अंदर जो कमेंसमेंट डेट है ना बेटा, वो थोड़ी डिफरेंट है। इसके अंदर 2 कमेंसमेंट डेट है, पता आप लोगों को। कमेंसमेंट डेट पहला है 1 अक्टूबर 1932, ठीक है, और दूसरी है 1 अक्टूबर 1933। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका जो सेक्शन 69 है वो पूरा 1 साल बाद अप्लाई हुआ। तो लिखो सेक्शन नंबर 69 वो कमेंस हुआ 1 अक्टूबर 1933 को। तो पूरा 1 साल बाद वो आया था, पूरा 1 साल बाद। कितनी बड़ा सरप्राइज है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप का जो है आपका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं होता था। फिर इसका आया कि भाई अगर रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं होगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज नहीं मिलेंगे, फिर पार्टनरशिप के राइट्स नहीं मिलेंगे, राइट क्रिएट ही नहीं होंगे, वो बेचारी किसी पे केस कर ही नहीं पाएगी, तब लेकर आना पड़ा। फिर आता है इसके बाद इसका कमेंसमेंट कहाँ है, होल ऑफ इंडिया में, नहीं एक्सटेंड लिखो इसका एक्सटेंड होल ऑफ इंडिया में। नकल मत करना कोई, बताओ कब से हैं। 1 अक्टूबर 1932 से, क्वेश्चन है आपके लिए, कब से हैं एक्सटेंड होल ऑफ इंडिया में। 1 अक्टूबर 1933 से, सी ए एंड बी दोनों, डी 31 अक्टूबर 2019 से। क्वेश्चन है कि पार्टनरशिप एक्ट का एक्सटेंड होल ऑफ इंडिया में किस दिन से है, होल ऑफ इंडिया में किस दिन से है। कोमल, संदीप का आंसर आया डी, संदीप का डी, कोमल का डी, उमेश सर बी, बी के डी, डी भव्या, हाँ भव्या 1 अक्टूबर 2019। वेरी गुड। तो लिखो और दीपिका, जब सबका सही है तो दीपिका का भी ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। हाँ तो लिखो 31 अक्टूबर 2019। इससे पहले ये जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं होता था। आप सोचो कि जब मैं आरजीएस की तैयारी करी थी 2015 से, तो तैयारी करते करते बीच में 31 अक्टूबर आ गया था मेरे, पता चला ये बीच में आ गया था 31 अक्टूबर। आप लोगों के लिए तो एकदम नया है, लेकिन हमारे तो उसी समय आ गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 1। आप देखना आपके जितने भी कानून है ना, मोस्ट ऑफ कानून का चैप्टर नंबर 1 प्रीलिमिनरी होता है। तो आइए चैप्टर नंबर 1 कहता है मैं हूं प्रीलिमिनरी, प्रारंभिक। किसकी बात करता है? प्रारंभिक। सेक्शन नंबर 1, 2 का 3। इससे पहले आपने जितने कानून अभी तक पढ़ चुके हैं, जैसे भारतीय न्याय संहिता, उसका चैप्टर 1 भी प्रीलिमिनरी था और उसका सेक्शन भी 1 to 3 था। तो कई ऐसे कॉमन भी मिलेंगे जिनका 1 to 3 है, कई ऐसे भी जिनका 1 to 8 है, कई ऐसे भी जिनका 1 to 2 है। मोस्ट ऑफ द 1 to 2 ही होता है, बाकी 1 to 3। चैप्टर 2 कहता है, अब हम किसकी बात करते हैं? पार्टनरशिप एक्ट की। तो अब हमें यहाँ पे क्या देखना है, पार्टनरशिप की नेचर क्या होती है। तो द नेचर ऑफ पार्टनरशिप, द नेचर ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की नेचर क्या है? हिंदी वाले
भागीदारी की प्रकृति क्या होती है? सेक्शन 4 to 8 इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो पार्टनरशिप है वो कैसी है, इच्छाधीन नागिन की तरह है या फिर पर्टिकुलर है। मतलब हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप एट विल है या हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप पर्टिकुलर पार्टनरशिप है, तो नेचर होगा इसका कि कैसी बनी जाएगी। देन आता है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 कहता है रिलेशनशिप क्या होगी, एक दूसरे पार्टनर की रिलेशनशिप। एक प्री का बहुत कॉमन सवाल आता है, नेट के एग्जाम में भी आता है, पार्टनर की एक दूसरे के प्रति क्या रिलेशनशिप होती है। तो पार्टनर्स एक दूसरे के लिए एजेंट कहलाते हैं। तो ये क्वेश्चन नेट के एग्जाम में फिक्स है, हमेशा आता था। तो क्वेश्चन 3 कहता है रिलेशन पार्टीज टू वन अनदर, रिलेशन ऑफ पार्टीज टू वन अनदर। पार्टनर्स के एक दूसरे के बीच संबंध क्या है। सेक्शन नंबर 9 से लेकर सेक्शन नंबर 17 तक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अपना क्वेश्चन बनता ही बनता है मेन का कि पार्टनरशिप के एक दूसरे के प्रति क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या क्या राइट्स हैं, आता रहता है। चैप्टर नंबर 4 कहता है थर्ड पर्सन। अब देखो ये तो हो गया आपस की बात। अब पार्टनरशिप फर्म बना ली हमने, हमारा काम है पार्टनरशिप फर्म में शुगर का, चीनी का, गुड़ का। अब हम किसी थर्ड पर्सन को दे रहे, टाइम पे सामान पहुंचा नहीं पहुंचा, वो हम पे केस करेगा नहीं करेगा, हमारी उसके प्रति क्या ड्यूटी है उसकी हमारे प्रति। तो थर्ड पर्सन, सारी कहानी तो थर्ड पर्सन से ही है। तो चैप्टर नंबर 4 कहता है आपका 4 कहता है रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू थर्ड पर्सन, रिलेशन ऑफ पार्टनर्स ऑफ थर्ड पर्सन। क्योंकि अगर आपने थर्ड पर्सन के अगेंस्ट ब्रीच किया तो वो आपके सीधा क्या करेंगे, केस लगा देंगे 18 से लगा के 30 तक। सेक्शन 18 कहता है पार्टनर्स एजेंट होते हैं। क्या कहता है धारा 18, पार्टनर्स एजेंट होते हैं। ठीक है, सेक्शन 18 वेरी इंपॉर्टेंट है। साथ ही सेक्शन 30, सेक्शन 30 कहता है माइनर। एक चीज हमेशा याद रखना, माइनर कभी भी पार्टनर नहीं होता है। माइनर सिर्फ बेनिफिट के लिए जोड़ा जा सकता है, वो पार्टनर कॉल नहीं होगा। वो साथ बैठ सकता है, क्या आ सकता है, पैसे लगा सकता है, हिसाब देखता है अपना, पर वो पार्टनर काउंट नहीं होता है। कब तक, जब तक कि वो 18 साल का नहीं हो जाता, जब तक मेजर नहीं हो जाता है। इसका मतलब आपकी फर्म में कोई माइनर है तो इंक्लूड हो सकता है, बट उसको हम पार्टनर कॉल नहीं करेंगे। उसको बेनिफिट के लिए जोड़ा जा सकता है, और हाँ वो लॉस के लिए भी नहीं होगा जब तक कि वो मेजर नहीं हो जाता है। तो चैप्टर 1 कहता है मैं प्रीलिमिनरी 1 to 3, चैप्टर 2 कहता है नेचर ऑफ पार्टनरशिप, तीसरा कहता है रिलेशन ऑफ पार्टनर्स, और चौथा कहता है तीसरा कहता है पार्टनर्स के बीच रिलेशनशिप, और चौथा कहता है थर्ड पर्सन के साथ पार्टनर्स की रिलेशनशिप। अब जैसे मान लो आप किसी फर्म में पार्टनर है, तो कभी आप आओगे, कभी छोड़ दोगे, कुछ नए आएंगे, कुछ पुराने जाएंगे, ऐसे चलता रहता है। जैसे अपने मोबाइल का नेटवर्क इनकमिंग आउटगोइंग होता है, वैसे ही तो अगला चैप्टर कहता है इनकमिंग और आउटगोइंग पार्टनर्स। सबसे अच्छा चैप्टर लगता है चैप्टर नंबर 5 कहता है इनकमिंग एंड आउटगोइंग पार्टनर्स। हाँ बेटा, उसमें धर्मदास और मोरी बीवी वाला ना, हाँ वो तो फिक्स है। जहां माइनर आ जाएगा कौन सा केस ठोकना है हमेशा, धर्मोदास वर्सेस मोहरी बीबी घोष। इनकमिंग आउटगोइंग पार्टनर्स सेक्शन नंबर 31 से 38। ये तो मैंने आपको सिखाया कि एसआरए के सेक्शन पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा, जैसे एसआरए का सेक्शन आया हमारे पास 33 आ गया माइनर, तो मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। जैसे सेक्शन 30 मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। जब भी हम ऐसा कोई भी एक्ट पढ़ते हैं जहाँ कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित कोई भी मैटर आता है और जब माइनर आता है वहाँ ऑटोमेटिक ही मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष दिखता है। तो हुआ यूं कि मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष केस हम कहाँ देखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन नंबर हम देखते हैं 11 में। ओके, 10 और 11 के साथ देखते हैं। लेकिन जब हम एसआरए के पेपर सॉल्व करें तो सेक्शन 33 में भी आ गया। मैंने कहा ये कहाँ से आ गया यहाँ, तो पता ही नहीं हमें कि एसआरए में भी आ सकता है, इवन पार्टनरशिप एक्ट में भी आ सकता है। तो ये फिक्स हो गया कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट के नेचर की अगर कोई भी ऐसी चीज होती है और वहां पे अगर माइनर आता है तो मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष बाय डिफॉल्ट ही आ जाता है। देन आता है आपके पास इनकमिंग आउटगोइंग, हिंदी वाले, अंदर आने वाले बाहर जाने वाले पार्टनर्स। तो इसमें क्या होता है, किसी की डेथ हो जाती है, कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उनको निकालना है। आप खुद अपना रिटर्न नोटिस सबको देख के भी निकल सकते हैं। 6 कहता है नाउ
फर्म का डिसोल्यूशन कर लेते हैं। आरजेएस में 2015 में आया था ये डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। सेक्शन नंबर 39 से सेक्शन नंबर 39 से 55, तो वहाँ पे आया था सेक्शन 39 से लेके 44 लिखना था आरजेएस में। मैंने फर्स्ट टाइम दिया तब आया था, पूरे 3 में से 3 नंबर मिले। मैंने 39 से लेके 44 शॉर्ट में लिखना था, क्योंकि इतना डिटेल 3 नंबर में इससे ज़्यादा स्पेस ही नहीं मिलता था। अब क्या करोगे, तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, फर्म का विघटन कर लेते भैया, हम फर्म को कंटिन्यू नहीं करेंगे। देन आता है आपके पास चैप्टर नंबर 7 कहता है फर्म का रजिस्ट्रेशन नॉट मैंडेटरी। प्री का सवाल है, रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म। अपन ये जो डायग्राम पढ़ते हैं ना, इसमें बहुत सारे प्री के क्वेश्चन अपने क्लियर होते रहते हैं। 56 से लेकर 71 हिंदी वाले फर्म का रजिस्ट्रेशन। और मैं आपको बता दूं सेक्शन 69 इसके अंदर कौन आएगा बाहर, सेक्शन 69 जिसको कब जोड़ा गया, 1 अक्टूबर 1933 को। लिखो फर्म का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, फर्म चाहे तो रजिस्ट्रेशन करवाए चाहे तो नहीं करवाए, ठीक है, नहीं लेकर पैसे लगे। लेकिन यदि थर्ड पर्सन ने फर्म को धोखा दिया, ध्यान से सुना, थर्ड पर्सन ने फर्म का पेमेंट नहीं दिया, थर्ड पर्सन ने फर्म को धोखा दिया, तो फर्म के पास क्या रेमेडी है, तो मैं आपको बता दूं फर्म उसके ऊपर सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते। लेकिन अगर फर्म ने थर्ड पर्सन को धोखा दिया, ध्यान से सुना, फर्म ने थर्ड पर्सन के साथ ब्रीच किया और फर्म रजिस्टर्ड नहीं भी है, फर्म रजिस्टर्ड नहीं भी है, तो भी वो थर्ड पर्सन फर्म के अगेंस्ट सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है। तो रजिस्ट्रेशन से सिर्फ फर्म का लीगल राइट रेज होता है, बाकी फर्म का रजिस्ट्रेशन करना न करना डिस्कशनरी है, मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। तो यही हमारा प्री का सवाल सदियों से आ रहा है। और चैप्टर नंबर 8 कहता है सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग। अनुपूरक, सेक्शन नंबर 72 से 74। इससे पहले हम एक लॉ पढ़ रहे हैं हमारे क्लास में, उसमें भी हम सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग, अपनी मेरी आदत है जैसे एक जैसी चीजें दिख जाती पूछ लेती, उससे क्या होता है याद करने की आपकी कैपेसिटी बढ़ती है, इसलिए पूछ लेती हूँ। बताओ सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग कहाँ पढ़ी अपन ने, सीपीसी के पार्ट नंबर पढ़े ना, सीपीसी के पार्ट नंबर 6 94 और 95 आया सप्लीमेंटल। तो ऐसा कभी भी है ना, अपना रिकॉल करो, उससे कि आपकी माइंड को याद करने की क्षमता बढ़ती है, ठीक है। तो चैप्टर 1 कहता मैं हूँ प्रीलिमिनरी 1-2 का थी, चैप्टर 2 कहता नेचर पार्टनरशिप 4-8, चैप्टर 3 कहता पार्टनर्स के एक दूसरे के बीच क्या क्या रिलेशनशिप है 9-17, चैप्टर नंबर 4 कहता थर्ड पर्सन के साथ क्या रिलेशनशिप है 18 से लगा के 30, चैप्टर नंबर आपका 5 कहता है 4 ही 1 है, चैप्टर नंबर 4 का चैप्टर 5 कहता है इनकमिंग आउटगोइंग पार्टनर्स 31 से 38, चैप्टर नंबर 6 कहता है फर्म का डिसोल्यूशन कहता है 39 से 55, चैप्टर नंबर 7 कहता है रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म 56 से लगा के बाद कहता है 71, और चैप्टर नंबर 8 कहता है साहब मिसलेनियस नो सप्लीमेंटल, जनरली मिसलेनियस है, सप्लीमेंटल है 72 से 74, ठीक है। अब सबसे पहले आपको चैप्टराइजेशन याद करना, आगे बढ़ते हैं। ये जो पार्टनरशिप एक्ट है ये कैसा एक्ट है और ये कहाँ से आया और इसका रोल क्या है, ठीक है, और इसमें अमेंडमेंट कौन कर सकता है। तो पहला क्वेश्चन ये कहाँ से आया, तो आइए पता करते भाई साहब कहाँ से आए। ये आया बेटा आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का चैप्टर नंबर जो 11 था, सेक्शन नंबर 239 से 266, 239 से 266 ये वहाँ से आया। तो कहाँ से आया, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के चैप्टर 11 239 से 266 में आया। तो वहां से इसको रिपील किया और खुद का बन गया। तो जब आप कॉलेज में थे बेटा, तो कॉलेज में आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा, तो कॉन्ट्रैक्ट 1 2 सिर्फ 2 नहीं, आपने 5 एक्ट पढ़े। कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट पढ़ा, कॉन्ट्रैक्ट सेकंड पढ़ा। कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट की जो 5th यूनिट है वो एसआरए होती है, और कॉन्ट्रैक्ट सेकंड की जो 4th और 5th यूनिट होती है वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट होती है। तो टोटल आप 5 एक्ट पढ़ते हैं, और ये देखो तो 4 एक्ट पढ़ते हैं आप, ठीक है। तो ये वहां से आया, ओके। अब अगला सवाल आता है कि इस पार्टनरशिप एक्ट में अमेंडमेंट कौन कर सकता है, अमेंडमेंट कौन कर सकता है। तो लिखो पार्टनरशिप एक्ट चूंकि कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, किसका सब्जेक्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची का सब्जेक्ट है, समवर्ती सूची का सब्जेक्ट नंबर लिखिए, समवर्ती सूची का सब्जेक्ट नंबर 7 है।
इसलिए इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही अमेंडमेंट कर सकती है। इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही अमेंडमेंट कर सकती हैं। अब ये कॉन्करेंट लिस्ट क्या है बेटा, समृद्धि सूची क्या है? देखिए, वैसे तो आप सबको पता है कि ये दोनों लिस्ट क्या होती है, फिर भी इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। हम एक कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बेटा अपन? कॉन्स्टिट्यूशन। ये लीजिए, हम चलते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लेते हैं। हम जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक शेड्यूल नंबर 7 दिया हुआ होता है, रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट और यूनियन। सेम टू सेम हम पढ़ते हैं आर्टिकल 245, 246। ये दोनों हमें बताती हैं कि हमारे पास 3 लिस्ट है। पहला यूनियन लिस्ट, दूसरा स्टेट लिस्ट और तीसरा कॉन्करेंट लिस्ट। संघ सूची, राज्य सूची, समृद्धि सूची। संघ सूची पे कानून संघ कौन बनाता है? यूनियन, 97 सब्जेक्ट। राज्य सूची पे कानून राज्य बनाएगा, तो जो बात करता है 66। और कॉन्करेंट लिस्ट पे बनाएगा कौन बनाएगा? हमारा 47। तो कॉन्करेंट लिस्ट के जो सब्जेक्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट है, इन सब्जेक्ट पे लॉ स्टेट यूनियन दोनों बनाती है। तो उसकी शेड्यूल 47 में 7 नंबर जो है, उसके फर्स्ट भी है भारतीय न्याय संहिता, दूसरी है CRPC, 13 नंबर हमारा CPC है, 11 नंबर हमारा एविडेंस है, वो आते रहते हैं, बस सब अपने जितने कानून हैं। तो इसका नंबर क्या है? इसका 7 है। और 7 पे और कौन है? देखो, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, और 7 पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तीनों आ जाए। तो जब इसका 7 सब्जेक्ट नंबरिंग से याद होता है, 1 2 3 4 5 नंबर आइटम नंबर से चलते हैं। तो इसका 7 नंबर पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी है, इसके 7 नंबर पे पार्टनरशिप भी है, और इसके 7 नंबर पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी है। तो इस केस में तीनों कॉन्करेंट लिस्ट की है। तो जब जब रिक्वायरमेंट होगी तो इसमें अमेंडमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकता है, और इसमें अमेंडमेंट स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकता है। तो आपका क्लियर हो गया क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये कहाँ से आया? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन चैप्टर नंबर 11 से। ये भी आपका क्लियर हो गया। अब चलते अगला क्वेश्चन, नेचर ऑफ एक्ट। इस एक्ट की नेचर क्या है? क्या पूछा मैंने? नेचर ऑफ एक्ट। क्या ये प्रोसीजर लॉ है? क्या ये सब्सटेंटिव लॉ है? कैसा लॉ है ये? क्या ये स्पेशल लॉ है? क्या है? यस, ये एक स्पेशल लॉ है। स्पेशल लॉ कैसे हुआ बेटा? जो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट की बात करते हैं। ये सिर्फ पार्टनरशिप आप पढ़ना, ये पार्टनरशिप की बात करेगा, ये मेंटेनेंस की बात नहीं करेगा, ये सिर्फ पार्टनरशिप की बात, ये सर्विसेज की बात नहीं करेगा। तो जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करते हैं उससे बोलते हैं स्पेशल लॉ। इस स्पेशल लॉ की परिभाषा कहाँ पढ़ते हैं बेटा? इस स्पेशल लॉ की परिभाषा कहाँ पढ़ते हैं? भारतीय न्याय संहिता में पढ़ते हैं ना। तो देखो, स्पेशल लॉ की परिभाषा भारतीय लोकल लॉ तो पढ़ता है आपको ना 18, स्पेशल लॉ होगा 21 होगा, और तो क्या होगा, नहीं क्या बोलते हैं 28, ये रहा 30। तो लिखो, इस स्पेशल लॉ की परिभाषा हम पढ़ते हैं BNS 2023 के 2 के क्लोज नंबर 30 में। तो लिखो 30, 2 के 30 में। तो स्पेशल लॉ का काम क्या है? पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करना, और यहाँ पे पर्टिकुलर सब्जेक्ट क्या है? पार्टनरशिप, उसकी बात की जाती है। अब अगला सवाल, ये तो गया स्पेशल लॉ। अब स्पेशल लॉ भी 2 तरह के होते हैं, प्रोसीजर या सब्सटेंटिव। आएगा ना भाई, स्पेशल लॉ तो स्पेशल है, पर इसकी प्रोसीडिंग कैसे होगी? तो ये स्पेशल लॉ जो है ये प्रोसीजर लॉ में है या फिर ये सब्सटेंटिव लॉ है? दीपिका, इतनी देर सुनने के बाद ये पार्टनरशिप एक्ट आपको कैसा लॉ लगा? स्पेशल लॉ तो हो गया, मैटर खत्म। अब स्पेशल में ये प्रोसीजर लॉ है या सब्सटेंटिव लॉ है? मैम सब्सटेंटिव। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि ये तो सिर्फ बताएगा, और जैसे ब्रीच होगा भागे भागे हमें कहाँ जाना पड़ेगा? CPC में। वेरी गुड। तो लिखो, ये स्पेशल लॉ में ये सब्सटेंटिव लॉ है, सब्सटेंटिव लॉ है। हिंदी वाले ये सारवान विधि है, ठीक है। और जब आपको केस फाइल करना है तो आप कहाँ जा सकते हैं? यदि मान लीजिए आपको लगता है 2 लोगों के बीच लड़ाई हो गई, तो केस करना पड़ेगा, सिविल सूट होगा। क्या होगा बेटा? सिविल सूट होगा। ये सूट आप कहाँ कर सकते हैं? तो लिखो, सिविल सूट होगा। और जब इसमें सूट होगा तो आप किसकी मदद ले सकते हैं? आप CPC में जा सकते हैं, ओके, आप CPC में जा सकते हैं, आप SRA में जा सकते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए। उसके लिए आपको लिमिटेशन पीरियड देखना पड़ेगा, तो लिमिटेशन एक्ट फॉलो करेंगे, और आपको प्रूफ देना पड़ेगा, तो आपको BSA भी फॉलो करना पड़ेगा।
ठीक है, तो ये होता प्रोसेस। जब आप कोर्ट जाते हो ना बेटा, ये अभी अपने ये वाला जो एरिया हम पढ़ रहे हैं ना, ये है जज बनने की तैयारी का, और ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला, ये जो कोर्ट में वकालत करते हैं उनके लिए काम का है। वकालत वालों को इससे मतलब है और जज बनने वालों को इससे मतलब है। तो क्या सीखा आपने पूरा प्रैक्टिकल कि भैया अगर एक पार्टनरशिप होती है, पार्टनरशिप फर्म में अगर पार्टनरशिप के थ्रू कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो ब्रीच होता है, तो भाग्य भाग्य में SCPC में जा सकती है उसको ब्रीच को प्रिवेंट करने के लिए। और आपको पता है CPC में इस फर्म से संबंधित पूरा का पूरा एक ऑर्डर दिया गया है। बताओ कौन सा ऑर्डर है? CPC में इस पार्टनरशिप फर्म से संबंधित, फर्म से रिलेटेड एक पूरा ऑर्डर दिया हुआ है। कोई बता सकता है वो ऑर्डर कौन सा है? उससे पूरे 8B तक रूल भी दिए हुए हैं। और इस फॉर्म से संबंधित हम ये भी पढ़ते हैं ऑर्डर नंबर 21, रूल नंबर 50, उसका नंबर, रूल नंबर 50 का क्या बात आता है? 50 का क्लोज B और C। ये अपन CPC में पढ़ाया था दीपिका, मैंने सेक्शन नंबर 42 पढ़ाया, ट्रांसफर कोड की क्या क्या पार है कि क्या 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 पार नहीं है, तो वहां पे आया था ना ट्रांसफर कोड क्या पार है सब सेक्शन 4 में, तो वहां पे अपन ने पढ़ाया था, मैंने याद आया। ऑर्डर 21 में गए थे, रूल 50 में गए थे, क्लोज B C में देखा कि फर्म से रिलेटेड कोई भी मैटर होता है तो ट्रांसफर कोड कुछ नहीं करेगा। याद आया कुछ? है ना? तो वैसे ही इसका ऑर्डर भी है। कौन सा ऑर्डर है? स से नी फ न्या, ऑर्डर नंबर 30। देखो CPC का ऑर्डर नंबर 30, इसको मैंने ऐसे याद कर रखा, स से नी फ न्या, यानी इसका है 27, ये है 27A, ये है 28, 29, 30, नहीं ये कौन सा भूल गई मैं? स से नी फ न्या, स ये हो गया, ये हो गया न, 29 आ रहा है, तो एक कौन सा कम पड़ रहा है भाई? सरकार, ठीक है, से ये आ गया, फिर आर्मी नेवी आ गया, निगम आ गया, अच्छा कॉरपोरेशन, हाँ ठीक है, फिर फर्म, स से नी फर्म, फिर आ जाएगा 30 फर्म और 31 ट्रस्ट। सही है, 30 है इसका, है ना, क्योंकि एक निगम भी आएगा, नी फन्या, ठीक है। फिर भी आप देख लेने, वेरीफाई करें, वैसे सही है, 30 है आपके। तो देखा शुरू कहाँ से हुआ, गया कहाँ से। फिर ऑर्डर 21 में इसका एग्जीक्यूशन भी होता है रूल नंबर 50 के अंदर। तो ये था प्रैक्टिकली। अब चलते हैं वापस थियोरेटिकली, फिर से हम चलते हैं हमारे इसके साथ। आ जाओ, ये लिख तो दिया ना बेटा, ऑर्डर नंबर 30 लिख दिया, एक मिनट रुकना, हो ये लिख देना, ऑर्डर नंबर 30 ऑफ CPC। ये जितना लिखा है लिख लेना सारा, क्योंकि ये सब प्रैक्टिकली काम आता है ना। अब चलते हैं वापस अपने क्लास की तरफ। आ जाओ, सबसे पहले चलते हैं चैप्टर नंबर 1। जैसे कि नोट्स बनाने क्या सिखाया मैंने आप लोगों को। आइए, चैप्टर नंबर 1 किसकी बात करता है? प्रीलिमिनरी। अपना एक टारगेट रखो कि मुझे जब भी लिखना है, नोट्स बनाना है, मैंने चैप्टर स्टार्ट करना है, और चैप्टर स्टार्ट करने के बाद मुझे उसका फिक्स है, मुझे उस चैप्टर को स्टार्ट करने के बाद फिक्स मुझे क्या करना है, मुझे उसके सेक्शंस लिखने हैं। यहाँ पे मैं सेक्शन नंबर 1 लिखूंगी, यहाँ मैं 2 लिखूंगी, 2 की डेफिनेशन है तो मैं वो सब लिख दूंगी। और मतलब आपका कोई भी चैप्टर का नोट्स बनाते हो तो पहला जो चैप्टराइजेशन में होगा वो स्टार्टिंग हमेशा इससे करना है, ठीक है। तो आइए सभी जने कानून के पास आ जाइए। क्या लिखा है? एन एक्ट टू डिफाइन एंड अमेंड टू लॉ रिलेटिंग टू पार्टनरशिप, भागीदारी से संबंधित विधि को परिभाषित और संशोधित करने के लिए अधिनियम बनाया गया है, ठीक है। और ये आता है भागीदारी से संबंधित विधि को परिभाषित और संशोधित करना समीचीन है, इत्यादि द्वारा निम्नलिखित अधिनियम पास किया गया है। Whereas it is expedited or define and amend the law relating to the partnership, it is hereby enacted to follows। बेटा आप देखो, आपके वो वाला लिखा है कि भारत गणराज्य वाला कुछ लाइन लिखी हुई है क्या? चेक करना, मेरे नहीं लिखी हुई, बाकी 1932 का तो लिखी हुई होनी चाहिए। देखो किसी के बैरेट में लिखा हुआ है, ये भारत गणराज्य के कौन से ईयर में लाया गया है। रिपब्लिक वाली लाइन है, मेरी भी नहीं है इसमें। चलिए चलते हैं सेक्शन नंबर 1। सेक्शन नंबर 1 कहता है, मैं हूं आपका शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। आपको अपने टाइटल सारे लिखने हैं, जो भी ना आपको अपना, जिस दिन क्लास में बैठते हो, मैं वाली शॉर्ट में लिखूं बोर्ड पे, और आपको अपना पूरा लिखना है, ठीक है। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमिटमेंट, ये अधिनियम भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 कहा जाता है। इसका एक्सटेंड होल ऑफ इंडिया में है। अगर किसी के पास पुराना बैरेक्ट है तो इसको कट कर दीजिए, लिख दीजिए होल ऑफ इंडिया, और आगे लिख दीजिए 31 अक्टूबर 2019। थर्ड वन कहता है कि मैं 1 अक्टूबर 1932 को आ गया था, बट मेरा सेक्शन 69 जो है वो 1 अक्टूबर 1933 को आया था। सेक्शन नंबर 2 कहता है, मैं हूं आपका डेफिनेशन क्लोज। 2 किसकी बात करता है? डेफिनेशन की। डेफिनेशन क्लोज हमेशा रट्टा हुआ होना चाहिए, क्योंकि हमेशा एग्जाम में एक सवाल जो है आपके डेफिनेशन क्लोज से आता ही आता है।
क्या कहता है सबसेक्शन 2A कहता है एक्ट ऑफ फर्म। फर्म खोली, देखो अभी एक नया एक्ट आया 2018 में, उसका नाम है लिमिटेड लाइबिलिटी वाली फर्म है ना, पार्टनरशिप फर्म, वो भी आया। ये अपना काम करता है, वो अपना काम करता है, तो वो होता है दिल्ली जुडिशरी के अंदर आता है, और साथ ही साथ हाई जुडिशरी में भी वो आता है, तो वो भी मैं पढ़ाती हूँ। तो वो भी 2-3 जगह हमें देखने को मिलता है लिमिटेड लाइबिलिटी वाला, और ये है जनरल इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है ना। 2A कहता है एक्ट ऑफ फर्म। फर्म का कार्य है, फर्म का काम क्या है भाई, फर्म के लिए एक्ट करना है, ठीक है। क्या कहता है देखिए, मीन्स एनी एक्ट और ओमिशन, अंडरलाइन कीजिए एक्ट और ओमिशन, देखा ये एक्ट और ओमिशन आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। 2A कहता है एक्ट ऑफ फर्म। पहला ही वर्ड क्या दिया बेटा, एक्ट और ओमिशन। और इन दिनों अपने क्लास में क्या चल रहा है, भारतीय न्याय संहिता, वहां पर भी अपन देखते हैं एक्ट और ओमिशन, देखते हैं कहाँ देखा, सेक्शन 1 के अंदर, सबसेक्शन नंबर 3 के अंदर देखा, और साथ ही साथ क्या सीखा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, कहाँ बताया, तो लिखो ICA, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को शॉर्ट में लिखो ICA, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेक्शन नंबर 3 में। तो एक्ट और ओमिशन जो वर्ड्स हैं वो सिविल और क्रिमिनल दोनों में आते हैं। तो क्या कहता है, एक्ट ऑफ फर्म मीन्स एनी एक्ट ओमिशन बाय ऑल पार्टनर्स और बाय एनी पार्टनर और एजेंट ऑफ द फर्म विच गिव्स रेज टू अ राइट एनफोर्सेबल बाय और अगेंस्ट द फर्म। तो आपको राइट है फर्म के लिए, फर्म के अगेंस्ट काम करने, मतलब फर्म के अगेंस्ट जो लोग हैं उनके लिए काम करने के लिए, किसी भागीदार या किसी एजेंट का कोई भी कार्य लोग अभिप्रेत जैसे फर्म के द्वारा या विरुद्ध प्रवर्तित कोई अधिकार उद्भुत करना है, तो बाई और अगेंस्ट दोनों आ जाते हैं। तो आपका काम है फर्म के लिए काम करना, कौन करेगा, पार्टनर्स, और कौन करेगा, एजेंट। तो यहाँ पे आपको नोट्स बनाना है, तो कैसे बनाओगे, सबसे पहले आप निकालोगे एक्ट और ओमिशन बाय, कौन करेगा, आपका पार्टनर और आपका एजेंट, कहते हैं सू बाई और अगेंस्ट, बाई और अगेंस्ट, बस ये ऐसा जब आपकी पॉइंट निकाल लिए आपका डेफिनेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब लगे हाथ एक सवाल पूछूंगी मैं, ठीक है दीपिका, एक्ट की डेफिनेशन भारतीय न्याय संहिता, उससे से लेना देना नहीं है, लेकिन मैं इसलिए पूछ रही हूं ताकि क्या आपको याद है एक्ट की डेफिनेशन भारतीय न्याय संहिता में कहां पढ़ी बेटा, एक्ट की डेफिनेशन पढ़ी थी ना, मैम 2 सब क्लॉज 1। बस 2K1 में, वेरी गुड बेटा। 2 सब क्लोज 1 है, 2 क्लोज 1 है, क्लोज के अंदर कुछ आएगा उसको सब क्लोज बोलेंगे, ठीक है। और वो 2 का सब क्लोज भी नहीं है, वो हम सेक्शन 2 है, सब सेक्शन 1 कहते हैं उसको, है ना, पर वहां क्लोज बोलेंगे, क्यों, क्योंकि वो डेफिनेशन क्लोज है। लेकिन हम आगे जब पढ़ेंगे तो सब सेक्शंस हो जाएंगे, ओके। तो 2 का क्लोज 1 क्या बोलेगी, 2 का क्लोज 1। ये सब कॉलेज में सिखाना होता है, सिखाते नहीं है, सेक्शन सब सेक्शन, मैं तुम्हें नहीं कह रही हूँ, बाकी जैसे अपन जाके कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो, आर्टिकल क्लोज सब क्लोज, तो वो सब आते हैं, बट अगर कॉलेज में सब ऐसा सिखाना शुरू हो जाए तो बच्चे निहाल हो जाए, है ना। तो आगे तुम्हारा एक्ट की डेफिनेशन, यस। भव्या, ओमिशन की डेफिनेशन भारतीय न्याय संहिता में कहां पड़ी थी, भव्या, ओमिशन की डेफिनेशन भारतीय न्याय संहिता में है बेटा, 2K16 में, गलत जवाब। कोमल, भारतीय न्याय संहिता में ओमिशन की डेफिनेशन कहां पड़ी, 25। यस। भव्य सिखाए थे ना, 1 का 25, 1 का 25, 1 का 25, यस मैम। फिर भूल गई, यस। 2 का 25, ऐसे याद रखना है, ठीक है। यहां मैंने कोरिलेट नहीं कराया, यहां सिर्फ आपको रिकॉल करवाया, ओके। तो फर्म का एक्ट का मतलब क्या है, फर्म के सब भागीदार या किसी एजेंट का कोई भी एक्ट या लोप है जिसका फर्म के द्वारा फर्म के अगेंस्ट एनफोर्स करवाया जा सकता है। तो सूट अगेंस्ट बाय फर्म की बात करता है, उसके राइट्स की बात करता है। तो यहाँ पे फर्म का एक्ट जो है फर्म के राइट्स को क्या करता है, फर्म के राइट्स को करता है खुद के लिए और दूसरों के अगेंस्ट एनफोर्स भी करवाता है। फिर आता बी कहता मैं हूँ बिजनेस। अब देखो बी की मैं परिभाषा पढ़ाने वाली हूँ और ये आपने कहीं और जगह पढ़ भी रखी है, आप देखना अभी पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा अरे हाँ मैम ये तो वर्ड मैंने और कई जगह पढ़ा हुआ है। तो आइए 2 का बी, और बी कहता है बिजनेस। मैंने इसको याद किया बूसीनेस ताकि मेरी स्पेलिंग सही हो जाए, बिजनेस। देखो बेटा बिजनेस में क्या लिखा हुआ है, बिजनेस में लिखा है हिंदी वाले हर व्यापार, उपजीविका और वृत्ति। बिजनेस इंक्लूड्स एवरी अंडरलाइंग जी ट्रेड, ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन। ट्रेड, ऑक्यूपेशन ऑफ प्रोफेशन आपका फंडामेंटल राइट है। पता है आपको कहाँ लिखा हुआ है कि ये आपका फंडामेंटल राइट है, उमेश सर ये कहाँ लिखा हुआ है कि ये आपका फंडामेंटल राइट है। संदीप, ट्रेड, ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन। वेरी गुड। तो आइए यहाँ इसके साथ लिखिए सभी जने, आर्टिकल 19
1G। तो बिजनेस करना हमारा फंडामेंटल राइट है, जो कोई इसे प्रिवेंट नहीं कर सकता। देन आता आपके पास सी कहता मैं हूँ प्रिस्क्राइब। आप मोस्ट ऑफ कानून पढ़ना आपको प्रिस्क्राइब मिलेगा, और प्रिस्क्राइब का मीनिंग होता है उस रूल से, इस एक्ट में दिए गए रूल से। तो ए कहता है एक्ट ऑफ फर्म, बी कहता है आपका बिजनेस, और सी कहता है एक्ट ऑफ फर्म। नाउ डी कहता है थर्ड पर्सन। आपको यहाँ पे सारा काम थर्ड पर्सन के साथ करना है। तो आया अपने पास थर्ड पर्सन डी। और थर्ड पर्सन का चैप्टर कौन सा पढ़ा बेटा अपन ने? अभी अपन ने पढ़ा चैप्टर थर्ड पर्सन के साथ आपकी रिलेशनशिप। चैप्टर नंबर बता दो और सेक्शन बता दो। 4। कहां से कहां तक? 18 to 30। वेरी गुड, 18 to 30। तो चैप्टर 4 थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के ऊपर एक लैटिन मैगजिम है, लिखो लैटिन मैगजिम, जस टर्शी, TERTII। लैटिन मैगजिम भी अपने एग्जाम में आती रहती है, इसलिए लिखते जाओ। और गुजरात वाले आपके तो लैटिन मैगजिम के क्वेश्चंस अलग से भी आते हैं। तो थर्ड पर्सन के लिए आता है जस्ट टर्शी। थर्ड पर्सन से जब वह किसी फर्म या उसके पार्टनर के संबंध में यूज किया जाता है, ऐसा पर्सन अभिप्रेत है जो पार्टनर्स नहीं है। तो सिंपल भाषा कहे तो थर्ड पर्सन जो कि फर्म का पार्टनर नहीं है, ठीक है। थर्ड पार्टी यूज्ड इन ए रिलेशन टू फर्म और टू द पार्टनर दैट मीन्स एनी पर्सन हु इज नॉट ए पार्टनर द फर्म, ठीक है। इस थर्ड पर्सन की डेफिनेशन पता हम और कहाँ कहाँ पढ़ते हैं इस थर्ड पर्सन को? इसको मोटर व्हीकल एक्ट में भी पढ़ते हैं। पता है क्यों? क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट में जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है, इस थर्ड पर्सन को हम आर्बिट्रेशन एक्ट में भी पढ़ते हैं। तो जिनके कोर्स में आर्बिट्रेशन है वो आर्बिट्रेशन की डेफिनेशन क्लोज में देखिएगा, और जिनके कोर्स में मोटर व्हीकल एक्ट है वो सेक्शन 145 में देखिएगा। तो ये थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी हमें बहुत बार मिलती है, हर जगह मिलती है। इवन तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ना, जिसको आप एक्सपर्ट बोलते हो, वहां जाके देखना जो एक्सपर्ट है हमारा, उस एक्सपर्ट की जो हेडिंग है वो क्या है? उस एक्सपर्ट की जो हेडिंग वो कहता है थर्ड पर्सन की ओपिनियन, ये ध्यान रखना। तो दो लोगों के साथ जब तीसरे को ऐड करते हैं तो थर्ड पर्सन हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल पति पत्नी और वो, तो वो कौन है? थर्ड पर्सन है। तो इससे थर्ड पर्सन नहीं समझोगे, पति पत्नी वो से समझ जाओगे। तो ए कहता है एक्ट ऑफ फर्म, बी कहता है बिजनेस करूंगा, सी कहता है प्रिस्क्राइब कर दो, डी कहता है थर्ड पर्सन को बुला दो। क्लोज नंबर डी ABCD। ई कहता है वर्ड एंड एक्सप्रेशन। आप बहुत सारे कानून पढ़ते हो जिसमें आपके बारे आता है वर्ड एंड एक्सप्रेशन, वर्ड यानी यहाँ पे दिए हुए हैं बट उसको डिफाइन नहीं है, तो कहते फला एक्ट से ले लेना। जैसे अभी 2025 RGS का पेपर आया था, इसमें भी आया था उसके अंदर कि जो थर्ड पर्सन क्या बोलते हैं वर्ड एंड एक्सप्रेशन कहाँ से ले जाएंगे। तो हर जगह कुछ न कुछ कानून के नाम लिखे होते हैं। वैसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ले लेना। क्यों? क्योंकि वहीं से निकल के आया, तो इन्होंने कहा मैं सब क्यों डिफाइन करूं, आप वहीं से ले लेना। क्योंकि यहाँ पे जब मैं आपको सामान बेचूंगी, आप मुझसे सामान खरीदोगे, तो प्रपोजल होगा, एक्सेप्टेंस होगा, तो नेचर तो कॉन्ट्रैक्ट ही चलनी है, बस वो ठीक है फर्म के लिए अलग कर देंगे, नेचर तो वही चलनी है, ठीक है। और देन आता है आपके पास सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर 3 कहता है कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो अपना कानून कैसे चलता है, तो देखो 1872 के एक्ट नंबर 9 के प्रोविजंस, यहाँ कई भी हेडिंग में लिखा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं है। अपना कानून हमेशा सेक्शन और एक्ट नंबर से चलता है, इसीलिए मैं आपको एक्ट नंबर याद करवाती हूँ। और देखो सबसे अच्छी बात है इसका एक्ट नंबर भी 9 है और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक्ट नंबर भी 9 है। हो गया याद? इसका भी 9 है, उसका भी 9 है, तो कभी नहीं भूलोगे। देखो वो है 1872, 7 और 2 9 बन गया, दिक्कत ही नहीं। अब वो याद कर लो तो ये याद हो जाएगी, बाकी इसका तो 9 बन नहीं रहा है क्योंकि 1932 9 कोलोन ऐसे, तो देखो हर वक्त तो नहीं हो सकता, पीछे वाले डिजिट से तो फिर भी याद कर लेंगे। तो अब आपको ये 9 क्यों याद आएगा? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 9 है। ओके, तो ये कहता है उसके पहले चलेगा क्या कहता है आपके पास कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से अनिश्चित उपबंध वहां तक के सिवाय जहां तक इस अधिनियम के अभिव्यक्त उपबंधों से असंगत है फर्मों को लागू होते रहे, असंगत न हो फर्मों के उपबंधों को लागू होते रहेंगे। तो क्या का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वो प्रोविजन जो रिपील नहीं किए गए, और वो इस एक्ट से अगर इनकंसिस्ट नहीं है तो इनकंसिस्ट ना होने पर इसके साथ साथ अप्लाई होते रहेंगे। द अनरिपील्ड प्रोविजन, जो रिपील्ड प्रोविजन है तो उनको तो लेना नहीं, जो अनरिपील्ड प्रोविजन है और जो पार्टनरशिप एक्ट के साथ जो है क्या जुड़े हुए हैं वो साथ साथ चलते रहेंगे। The unrepealed provisions of the Contract Act, save in so far as they are inconsistent with the express provision with this act, shall continue to apply to firms. तो क्या कहा? वो फर्म के साथ कंटिन्यू चलेंगे, मतलब पूरा पार्टनरशिप एक्ट चले ना, पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चले ना चले, बट वो प्रोविजन जो इनकंसिस्टेंसी की बात करता है वो यहाँ पर भी लागू होते रहेंगे। और ये इनकंसिस्टेंसी हम कहाँ पढ़ते हैं, असंगतता हम कहाँ देखते हैं? ये असंगतता हम लोग देखते हैं
कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 13 में सबसे ज़्यादा इनकन्सिस्टेंसी हमें वहाँ बताता है। और मतलब फेमस जगह पे देखते हैं। और हम इनकन्सिस्टेंसी कहाँ देखते हैं पता है? हम देखते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अब मैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात करूँगी, इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 9, जब आप प्ली ऑफ एली भी पढ़ते तो वहाँ आता है, ठीक है। हालांकि सब सेक्शन जो 3 है हमारा, वो हमारे एग्जाम में नहीं आता है, बट जब आप कोई कानून पढ़ते हो, जब तक आप पूरा ही नहीं पढ़ोगे उस कानून का मीनिंग नहीं समझ में आएगा, है ना। तो सेक्शन 1 कहता है मैं हूँ शॉर्ट टाइटल, सेक्शन 2 कहता है मैं डेफिनेशन हूँ, 2 का कहता है मैं फर्म का एक्ट हूँ, 2 का बी कहता है मैं बिजनेस हूँ, 3 कहता है मैं प्रिस्क्राइब्ड हूँ, 4 कहता है भाई मैं डी कहता है मैं थर्ड पर्सन हूँ, और ई कहता है वर्ड एंड एक्सप्रेशन कॉन्ट्रैक्ट से लेना, और सेक्शन 3 कहता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यानी एक्ट नंबर 9 1872 जो है पहले चलता रहेगा ना। आता सेक्शन चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 कहता है नेचर ऑफ पार्टनरशिप क्या होती है, तो इसका देख सिर्फ कहानी सुनते हैं, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सेक्शन 4 कहता है डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनर्स, फर्म एंड फर्म नेम। जनरली हम डेफिनेशन कहाँ पढ़ते हैं? सेक्शन नंबर 2 में पढ़ते हैं। लेकिन जब कभी कानून की पर्टिकुलर परिभाषा हो तो देखो पार्टनरशिप एक्ट है, इसकी परिभाषा सेक्शन 4 है। ठीक वैसे ही पढ़ना टीपी एक्ट, देखना टीपी एक्ट ट्रांसफर प्रॉपर्टी की परिभाषा सेक्शन 5 में। ठीक वैसे ही अपने कई लोगों के कोर्स में ईजमेंट एक्ट, ईजमेंट की डेफिनेशन कहाँ है? सेक्शन 4 में है। तो कहीं ऐसे कानून हैं जिनकी खुद की अपनी डेफिनेशन भी दी गई, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, उसकी अपनी परिभाषा दी गई 2G, पर सेक्शन 3 पूरा का पूरा उसका है। तो बहुत सारे ऐसे एक्ट होते हैं जिनकी खुद की जो परिभाषा, उसका खुद का अपना एक सेक्शन भी दिया हुआ होता है। तो पार्टनरशिप की परिभाषा कहाँ दी गई? सेक्शन 4। इसमें सब आ जाएंगे, पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनर्स कौन होते हैं, फर्म क्या होता है, फर्म का नेम क्या होता है, क्योंकि बिना नाम के काम नहीं होता। आपका मेरा भी तो नाम है, तो फर्म का भी नाम होता है। सेक्शन 5 कहता है कि पार्टनरशिप क्रिएट कैसे होती है। तो ऐसे बैठे बैठे हम 4 दोस्त बैठे बना दी पार्टनरशिप, नहीं। पार्टनरशिप क्रिएट होने के लिए कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। जनरली क्या होता है, एक हस्बैंड होता है, एक वाइफ होता है। हस्बैंड को बिजनेस करना होता है, तो वाइफ भी पढ़ी लिखी होती है, लेकिन वो अपने गहने वहने अपने पति को दे देती है, जाओ बिजनेस कर लो। आफ्टर दिन जब पति का बिजनेस शानदार चलने लगता है तो पत्नी और उनके बीच डिस्प्यूट होता है, पत्नी अलग रहती है, तो वो उस फर्म में अपना हिस्सा मांगती है। तो कोर्ट कहता है और सेक्शन 5 कहता है कि वाइफ के द्वारा हस्बैंड को दिया गया पैसा किसी बिजनेस के इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो दिया जाता है, वो फर्म अपने आप में क्रिएट नहीं करता है। अगर आपको फर्म को क्रिएट करना है तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक वैसे 4 भाई हैं, एक भाई दूसरे भाई को बिजनेस के लिए पैसे उधार देता है, उस भाई का बिजनेस पनप जाता है, अब भाई अपना शेयर मांगता है एज ए पार्टनर। ठीक है, आपने तो पैसे उसको बिजनेस करने के लिए दिया, आप शामिल नहीं थे, तो सिर्फ स्टेटस से नहीं बनता, कॉन्ट्रैक्ट होना मैंडेटरी है। हम पढ़ेंगे 2-3 केसेस पढ़ेंगे इसके अंदर। देन आते हैं आपके पास सेक्शन नंबर 6। सेक्शन नंबर 6 कहता है मोड ऑफ डिटर्मिनिंग एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप। अब जब कभी भी ऐसा कोई डिस्प्यूट आता है, जैसे हस्बैंड वाइफ का मैंने भी बताया, 2 भाइयों के बीच का बताया, तो सेक्शन 6 कहता है हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि ये फर्म है या नहीं है। तो वहाँ हम उनके एक्चुअल रिलेशनशिप को देखेंगे। तो सेक्शन 6 को हम डिटेल पढ़ेंगे भी, इसमें कुछ केसेस भी है, कॉक्स वर्सेस हिकमैन है हमारे पास, जो बड़ा फेमस केस है, वो देखेंगे। फिर सेक्शन नंबर 7 इच्छाधीन भागीदारी, इसको बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल। तो इसको तो इच्छाधीन नागिनी बोलती हूँ, जब आपकी इच्छा हो तब क्रिएट कर लो, जब इच्छा हो खत्म कर लो, सबसे बढ़िया पार्टनरशिप है। सेक्शन 7 जो रेड विथ होता है हमेशा सेक्शन 43 के साथ, क्यों? क्योंकि यहाँ हम क्रिएट करते हैं, वहाँ हम डिसॉल्व कर लेते हैं। और देन आता है सेक्शन 8 जो जनरली बनती है, जो बात करती है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। जैसे मैंने और कॉमन ने सोचा कि क्यों ना हम जो है आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट्स के लिए हम एक फर्म खोलते हैं और हम बेचेंगे, तो जब तक उसका चलन होगा हम रहेंगे, जब चलन खत्म हम बंद कर देंगे, या जब तक हमारे पास मटेरियल होगा हम चलाएंगे, मटेरियल खत्म पार्टनरशिप खत्म। तो 8 का मतलब है पर्टिकुलर के लिए हम किसी पर्पस के लिए करते हो, पर्पस हुआ हमारा कंप्लीट, पार्टनरशिप खत्म। अगर हम किसी और में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में सेक्शन 4 से 8 पढ़ेंगे, आप रीड करके आएगा। आप चाहते हो क्लास में साथ साथ याद हो जाए तो आपको रट के आना जरूरी है। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है, ठीक है? बाकी का नेक्स्ट क्लास में।